नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 23 मार्च से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर करें आप सब लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी अच्छे से कर रहे होंगे, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आप लोग ने कोई ज्वाइन किया होगा या टेस्ट दे रहे होंगे। जैसे भी एनी हाउ आप लोग टेस्ट दीजिए, ठीक है, और देखिए कि किस तरीके से कितना स्कोर आप टेस्ट में कर पा रहे हैं, ठीक है। और साथ ही साथ उसी के अकॉर्डिंगली अपनी चीजों को रिवीजन भी करते हुए रहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए दोस्तों क्वेश्चंस की, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम अपने क्लास पे, और उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए देर नहीं करते हैं, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की कौन सी रैंक है, भारत की रैंक क्या है। तो देखिए अभी हाल ही में विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि भाई दुनिया के सबसे खुशहाल देश कौन से हैं और उसमें भारत का कौन सा स्थान है। आपके सामने ऑप्शंस दिख रहे हैं और जिन लोग को आंसर पता है वो आंसर करें, जिन्हें आंसर नहीं पता है वो प्रॉपर वे से देखें। तो इसका दोस्तों जो करेक्ट आंसर है वो है बी, यानी कि 126वां स्थान मिला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले चर्चा किया था कि हर साल जो है 20 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है। यहाँ खुश लिखा है दोस्तों, खुशहाली होता है, खुशहाली दिवस मनाया जाता है। और इसी खुशहाली दिवस के दिन, ठीक है, यानी कि 20 मार्च को एक रिपोर्ट जारी किया जाता है जिसका नाम है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ठीक है, ये प्रकाशित की जाती है। और इस वर्ष जो 2023 में ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, ये इसका 11th एडिशन है, यानी कि 11वां संस्करण जो है जारी किया गया, ठीक है। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है कब से जो जारी किया जाता है, 20 मार्च। 20 मार्च को क्यों दोस्तों, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय खुशहाली दिवस मनाया जाता है। और इस साल इस रिपोर्ट का जो है 11वां संस्करण था। इस रिपोर्ट की बात किया जाए किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा यह रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, यानी कि संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। और टोटल कितनी कंट्री को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया था, तो 146 देशों को देखा गया था। इन 146 कंट्रीज के खुशहाली स्तर के आधार पर इस रैंक को जारी किया गया है, ठीक है। इतना देखिए 146 कंट्री को शामिल किया गया था। और जो खुशहाली का आधार मापा जाता है वो किसी पैमाने पे, जिसमें से देखा जाए ये जो रिपोर्ट है वो खुशहाली मापने के लिए 6 प्रमुख कारकों का उपयोग करती थी, यानी कि 6 प्रमुख पैमाने हैं और इन्हीं के आधार पे इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। ये 6 प्रमुख पैमाने कारक कौन कौन से, सबसे पहले देखिए सामाजिक सहायता, फिर भाई किसी कंट्री की आय कितनी है, वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी, इतना तो इनकम होनी चाहिए कि वो अपने बेसिक नीड को प्रॉपर वे में पूरा कर सके। वहां के लोगों का स्वास्थ्य कैसा, हेल्थ, वहां के लोगों को कितनी फ्रीडम, कितनी स्वतंत्रता मिली है, कितनी लिबर्टी, कितने लिबरल है वो। और इतना ही नहीं, उस कंट्री में भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है, यानी कि भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। अगर भ्रष्टाचार बहुत है तो खुशहाल कहां से होगा वो कंट्री, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, यानी कि वो देश बहुत खुशहाल है। तो इन 6 प्रमुख कारकों के आधार पे वर्ल्ड जो है हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क प्रोग्राम के माध्यम से, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो सबसे खुशहाल दुनिया का देश है लगातार छठे साल फिनलैंड है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए फिनलैंड जो है ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश है और ये लगातार छठे साल है। वहीं दूसरे नंबर पे बात करें दोस्तों तो डेनमार्क आता है, और तीसरे नंबर पे बात करें तो आइसलैंड जो है ये तीसरे स्थान पे सबसे खुशहाल देश है। क्योंकि हमने बात किया इस रिपोर्ट में 146 कंट्री को शामिल किया गया था, तो मात्र देखा जाए 120 देश ही हैं जो भारत से दुखी हैं। भारत देखिए 126वें स्थान पे आता है। और कहीं ना कहीं इस रैंक में जो भारत के पड़ोसी देश हैं जैसे कि नेपाल, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनको जो है रैंक में भारत से ऊपर रखा गया है। तो ये हमसे काफी खुशहाल है, जो कि अभी देखिए कितनी बायसनेस दिख जाती है इसमें भी। श्रीलंका की स्थिति आप देख ही रहे हैं अभी वहां पे क्या हुआ है। तो फिर भी हमें ये बताया गया कि भाई ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं ये कहीं ना कहीं भारत से ऊपर है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 126वां स्थान जो है भारत को इस रिपोर्ट में मिला है। तो
आपने यहाँ पे रिपोर्ट देखी, रिपोर्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पे किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें डेज दिखता है। अब आते हैं हम अपने अगले प्रश्न की, और अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि धूम्रपान कानून के लिए किस शहर को स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला है। तो बताइए वो कौन सा शहर है जहां के लोगों के मतलब धूम्रपान कानून लाया गया और उसका प्रभाव काफी अच्छा रहा उस कानून का, क्योंकि वहां पे धूम्रपान का जो असर था वो कम हुआ है। लोगों के द्वारा जो स्मोक किया जाता था इसका जो है लेवल कम हुआ है, परसेंट कम हुआ है। तो ये कौन सा शहर है दोस्तों, तो ये कर्नाटक का जो कैपिटल है बेंगलुरु, उसे जो है स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला है। तो कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु, बेंगलुरु को ध्यान रखिएगा धूम्रपान मुक्त कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लंदन में एक शिखर सम्मेलन में स्वस्थ शिखर शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला है। तो ध्यान रखिएगा कि वहां पे बेंगलुरु में जो है धूम्रपान को रोकने के लिए या फिर शहर को धूम्रपान मुक्त करने के लिए कानून लाया गया। ना सिर्फ कानून लाया गया बल्कि उसका प्रभावशाली तरीके से उसका क्रियान्वयन किया गया, क्योंकि धूम्रपान करने वालों की प्रतिशतता में वहां पे कमी देखी गई। और इसी को ध्यान में रखते हुए लंदन में एक शिखर सम्मेलन हुआ था। उस शिखर सम्मेलन के दौरान बेंगलुरु को स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार मिला है। इस पुरस्कार स्वरूप उसे देखिए क्या मिला है, तो $1.5 लाख का नगद पुरस्कार जो है वो बेंगलुरु को प्रदान किया गया है। वैश्विक शिखर सम्मेलन की बात करें तो वैश्विक शिखर सम्मेलन जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पर चिंताओं, जो एक तरीके से पब्लिक हेल्थ से संबंधित जो कुछ भी इशू है, जो चिंता है, उनको चर्चा करने के लिए 50 से अधिक देशों के अधिकारियों को क्या करता है, एक साथ लेकर के आता है या फिर एक मंच प्रदान करता है जहां पे ये लोग बैठ करके पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज को, चुनौतियों को, चैलेंजेस को क्या करके डिस्कस कर सके और फिर उसके समाधान का एक रास्ता निकाल सके। ठीक है, यहाँ पे बीपीएमपी की बात करें तो इसका मुख्य आयुक्त के अनुसार देखा जाए तो सार्वजनिक धूम्रपान पर अंकुश लगाने के प्रयास के लिए बेंगलुरु की सहायता जो है सराहना की गई। बताया गया है कि भाई बेंगलुरु ने जिस तरीके का प्रयास किया कि सार्वजनिक जो धूम्रपान है उस पर अंकुश लगाने का जो प्रयास किया वो काफी ज्यादा सराहनीय है। यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है कि बेंगलुरु के प्रयास से ही देखा जाए तो वहां पे जो सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान की जो स्थिति थी 2017 में 18.2% से घट 18.2% से घट करके 2021 में कितने हो गए 13.3%। तो ये वहां के बेंगलुरु के द्वारा जो प्रयास किया गया है सार्वजनिक हेल्थ के जो है सार्वजनिक स्थान पर जो धूम्रपान करने वाले लोग थे उनमें काफी ज्यादा जो है गिरावट देखने को मिली है और इसी की सराहना के परिणाम स्वरूप जो है बेंगलुरु को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए कुछ और भी तथ्य देख लेते हैं जो अन्य शहरों से संबंधित है, जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भारतीय शहर में देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा किस शहर में दोस्तों, तो जयपुर। तो राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, वहां पे देश का पहला कोचिंग हब विकसित किया जाएगा। वहीं देखिए देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी कौन सी दोस्तों, इंदौर। तो पता है ये एमपी का जो शहर है इंदौर, जो अपनी स्वच्छता के लिए जाना जाता है, लगातार स्वच्छता रैंकिंग में टॉप पे रहने वाला शहर इंदौर, ये पहली डिजिटल एड्रेस सिटी होगी। वहीं देखा जाए फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया, कहां पे दोस्तों, गया, जो कि बिहार में। तो गया में ही ये फल्गु नदी बहती है और ध्यान रखिएगा यहाँ पे ही जो है देश के सबसे बड़े रबर डैम का जो है उद्घाटन किया गया, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वही देखा जाए गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला भारत का पहला शहर बना है कौन सा, औरंगाबाद। ठीक है, तो ये कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमारे एग्जाम के लिए जरूरी हैं। अब बात करेंगे अपने अगले प्रश्न की। हाल ही में भारत और किस देश के बीच चौथे डिफेंस को ऑपरेशन डायलॉग का आयोजन किया गया है। तो चौथे डिफेंस को ऑपरेशन डायलॉग का जो आयोजन किया गया है भारत और मालदीव के बीच में किया गया है। ठीक है, मालदीव जो कि अरब सागर में स्थित ये देश, हिंद महासागर का भाग। तो यहाँ पे देखा जाए भारत और मालदीव ने भी हाल ही में जो मालदीव की राजधानी माले, वहां पे चौथे डिफेंस को ऑपरेशन डायलॉग, अगर हम उसको हिंदी में कहें तो रक्षा सहयोग संवाद, ठीक है, उसका जो है आयोजन किया है। तो रक्षा के क्षेत्र में एक दूसरे को सहयोग करने के लिए इस डायलॉग का आयोजन किया गया है और ये माले में हुआ है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे जो है चौथा डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग भारत और मालदीव के बीच में माले में आयोजित किया गया। इस संवाद की बात करें तो देखिए भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता की, तो इस संवाद की अध्यक्षता देखा जाए रक्षा सचिव गिरधर अरमा ने, और वहीं पे देखा जाए उनके जो समकक्ष थे यानी कि मालदीव समकक्ष कौन थे, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्सेस मेजर अब्दुल्ला समाल जो है वो दोनों ने मिलकर के इस डायलॉग की क्या किया, अध्यक्षता किया, इसको चेयर किया।
यहाँ पे देखा जाए डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग जो है ये क्या करेगा, दोनों देशों के बीच जो सबसे बड़ा संस्थागत परस्पर संवादनात्मक तंत्र है, ठीक है, इसमें देखा जाए दोनों सशस्त्र बलों के बीच यानी कि भारत और मालदीव की जो सशस्त्र बल है उनके बीच भविष्य में संबंधों के निर्धारण में इस डायलॉग का एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक अहमियत देखा जाता है। और यहाँ पे दोनों देश इन वार्ताओं को महत्व देते हैं क्योंकि इस डायलॉग की वजह से ही दोनों ही देशों के जो सशस्त्र बल है उनके कहीं ना कहीं उनके बीच में संबंधों का निर्धारण इस डायलॉग पे बहुत ज्यादा क्या होता है, डिपेंड होता है। तो ये काफी महत्वपूर्ण होता है। इतना ही नहीं, रक्षा सहयोग के क्षेत्र में जो दोनों ही देश कई क्षेत्रों में विस्तृत कार्य करते हैं, जैसे कि रक्षा सहयोग संयुक्त अभ्यास के क्षेत्र तक विस्तृत है। ये जो रक्षा सहयोग है ना सिर्फ वार्तालाप बल्कि दोनों देश मिलकर के कई सारे जो है आपस में अभ्यास का भी आयोजन करते हैं, संयुक्त अभ्यास के भी क्षेत्र में वो कार्य करते हैं, जैसे कि इक्विवेरियन भारत और मालदीव के बीच में दोस्ती एकता ऑपरेशन शील्ड जो कि भी वर्ष 2021 में शुरू हुआ था। तो ये कुछ हमें महत्वपूर्ण चीजें देखने को मिल रही है भारत और मालदीव के बीच में। चूंकि ध्यान रखिएगा ये जो 4th डिफेंस कोऑपरेशन डायलॉग हुआ है इंडिया मालदीव के विषय ये माले में ही आयोजित किया गया है, ठीक है। आइए कुछ और भी हम तथ्य देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और अदर कंट्री से रिलेटेड है, जैसे कि मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सोने के सिक्कों को कानूनी निविदा के रूप में लॉन्च किया है किस देश ने दोस्तों, जिम्बाब्वे ने, ठीक है। वही देखा जाए भारत ने वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता किस देश के साथ किया है दोस्तों, तो न्यूजीलैंड के साथ किया है। आप मुझे बताइए कि न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए गए हैं, ठीक है, जिसके साथ भारत ने, ठीक है, जो न्यूजीलैंड के साथ ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच में व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है और न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बनाए गए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला प्रश्न है दोस्तों की निम्नलिखित में से किस राज्य में सागर परिक्रमा कार्यक्रम का चौथा चरण आयोजित किया गया है, तो सागर जो है सागर परिक्रमा कार्यक्रम है जो कि मछुआरों से संबंधित है, मछुआरों के संबंधित चुनौतियों को जानना और फिर उनका समाधान निकालना, यही है सागर परिक्रमा कार्यक्रम। और उसका जो चौथा चरण आयोजित किया गया है दोस्तों, ऑप्शन आप देख रहे हैं महाराष्ट्र, तेलंगाना, गोवा या फिर सिक्किम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गोवा। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सागर माला जो ये सागर परिक्रमा है ये किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। तो देखिए तो कुछ लंबा डिटेल है, ध्यान रखिएगा इसका। भारत सरकार का जो मंत्रालय है कौन सा, भारत सरकार के मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत जो विभाग आता है कौन सा भाई, मत्स्य पालन विभाग। और राष्ट्रीय मत्स्य विभाग बोर्ड के साथ साथ मत्स्य पालन विभाग कर्नाटक सरकार, गोवा सरकार, भारतीय तटरक्षक, भारतीय मत्स्य सर्वेक्षण और मछुआरों के प्रतिनिधि जो हैं वो क्या कर रहे हैं, सागर माला माफ करिएगा सागर परिक्रमा चरण 4 मना रहे हैं। और इसकी शुरुआत कहां से हुई दोस्तों, 17 मार्च को हुई है। गोवा के मार्मागुआ बंदरगाह से जो है इसकी शुरुआत की गई 17 मार्च को, 19 मार्च तक ये चला था। तो कहां से, गोवा के मार्मागुआ से जो है सागर परिक्रमा चरण 4 को क्या किया गया, इसके आरंभ किया गया, ठीक है। इसके पहले चरण की बात किया जाए, सागर परिक्रमा के पहले चरण, तो ध्यान रखिएगा ये 2022 में शुरू हुआ था। गुजरात के मांडवी से ये 5 मार्च को शुरू हुआ था 2022 में और 6 मार्च को पोरबंदरगाह गुजरात में ये सागर परिक्रमा जो है समाप्त हुई थी। अब देखिए इसी तरीके से जाएगा, जैसे ये भारत है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से इसकी शुरुआत की जा रही है, ऐसे ऐसे ये सागर परिक्रमा इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगला दूसरा चरण की बात करें तो ये 22 सितंबर 2022 को शुरू हुआ था मंगलोर से, ठीक है, वेरावल कर्नाटक, ठीक है। और 23 सितंबर 2022 को ये द्वारिका से, ठीक है, मधवाड़ तक मूल द्वारका में ये समाप्त हुआ था। वही तीसरे चरण की देखिए, ये तीसरा चरण अभी पिछले ही महीने यानी कि 19 फरवरी 2023 को शुरू हुआ था, सूरत गुजरात से शुरू हुआ था और 21 फरवरी को ये समाप्त हुआ था, सासन डाक मुंबई में ये समाप्त हुआ था, ठीक है। चौथे चरण की बात किया जाए तो देखिए ये 17 मार्च को 2023 को शुरू हुआ था, कहां पे दोस्तों, मार्मागुआ बंदरगाह जो कि गोवा का है और ये मंगलुरु में जो है ये समाप्त हुआ है। 19 मार्च को मंगलुरु में ये परिक्रमा समाप्त हुई है, ठीक है, मंगलुरु जो कि कर्नाटक। इस परिक्रमा की बात करें, क्यों भाई इस परिक्रमा की शुरुआत की गई थी,
तो ये भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था सागर परिक्रमा, और ये एक तरीके से दूरगामी नीतिगत रणनीति को दर्शाता है। ये परिक्रमा किससे संबंधित, मछुआरों से संबंधित या फिर मत्स्य जो किसान हैं, जो जलीय क्षेत्र से संबंधित किसान हैं, उनसे संबंधित जो है। तो एक तरीके से ये क्या करता है, जो भारत सरकार या फिर गवर्नमेंट है वो क्या करती है, डायरेक्ट मछुआरों से और जो मत्स्य किसान उनसे सीधा वार्तालाप करती, डायरेक्ट उनसे जुड़ती है और उनसे तटीय क्षेत्र से संबंधित या मछुआरों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनको समझने का प्रयास करती है, उनको समझती है, और ना सिर्फ समझती बल्कि उसके प्रति समाधान निकालने का भी प्रयास करती है। और देखा जाए जब से ये परिक्रमा शुरू की गई है, सागर परिक्रमा, कहीं ना कहीं मछुआरों से या फिर मत्स्य कृषि से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके जीवन में काफी ज्यादा एक व्यापक जो है परिवर्तन देखने को मिला है। काफी सारी उनकी जो समस्याएं थी उनको सुना गया सरकार के द्वारा, उसका निदान किया गया, और इसका एक तरीके से देखा जाए तो काफी पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, और जिस कारण से इसका चौथा चरण भी पूरा किया गया। आइए कुछ और भी हम तथ्य देख लेते हैं जो कि अभी रिलेटेड रहा है कुछ शहरों से, जैसे कि अग्नि तत्व अभियान का पहला सेमिनार आयोजित किया गया। दोस्तों कहाँ किया गया, लद्दाख की राजधानी लेह में किया गया। वहीं देखा जाए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने तीसरे लोक मंथन कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कहाँ किया, गुवाहाटी में किया। ठीक है, गुवाहाटी असम में। वहीं राज्य आईटी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन का मेजबान प्रदेश कौन सा है दोस्तों, नई दिल्ली है। ठीक है, राज्य आईटी मंत्रियों के डिजिटल इंडिया सम्मेलन का मेजबान प्रदेश नई दिल्ली है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस गायिका को वर्ष 2023 के संगीत अकादमी के संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो ध्यान रखिएगा, संगीत अकादमी के संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है 2023 को। किसको दोस्तों, ये चुना गया है बॉम्बे जयश्री को, जो है ये चुना गया है। आइए इनके बारे में देखते हैं। आप देख सकते हैं बॉम्बे जयश्री, आप इनकी तस्वीर स्क्रीन पे देख लीजिए, और इनको ध्यान रखिएगा ये कर्नाटक की गायिका है बॉम्बे जयश्री, और इनको ध्यान रखिएगा 2023 के संगीत अकादमी के संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। इनकी बहुत सारी उपलब्धियां नहीं दोस्तों। बॉम्बे जयश्री की बात करें तो इनकी गायन की जो अपनी मधुर और मग्न शैली उसके लिए जानी जाती है। इतना ही नहीं, इनको देखा जाए भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। संगीत कला निधि पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो ये कर्नाटक जो है, कर्नाटक संगीत क्षेत्र का ये सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, और ये 1942 में क्या आया था, अस्तित्व में आया था। तो ध्यान रखिएगा संगीत कला निधि पुरस्कार जो है ये कर्नाटक के संगीत क्षेत्र से संबंधित है। वही बात किया जाए कि नृत्य कला निधि पुरस्कार के लिए भी चुना गया है। देखिए किससे चुना गया है, तो ये नृत्यांगना है जिनका नाम है वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी। ठीक है, इनको नृत्य के लिए, इनकी जो नृत्य शैली है उसके लिए इनको नृत्य कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया है। और वसंत लक्ष्मी नरसिम्हाचारी की बात करें तो ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों के में जो है ये उत्कृष्ट है। अब चलिए आप मुझे बताइए कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जो है ये किस स्टेट से संबंधित ये नृत्य है। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा पांचवा पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है। तो पांचवा पोषण यानी कि पोषण से संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए पांचवा पोषण पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है ये मनाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करें महिला और जो बाल विकास मंत्रालय है ये 20 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक, ध्यान रखिएगा 20 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक पांचवा पोषण पखवाड़ा मना रहा है। ठीक है, और ये इसी दौरान जो है, इसी पखवाड़ा पोषण पखवाड़े के दौरान जो है देश भर में कई सारे आयोजन किए जाएंगे। इस साल की बात करें पांचवा पोषण पखवाड़ा दिवस की जो बात करें, इसकी थीम देखिए क्या है 2023 की, सभी के लिए पोषण एक साथ स्वस्थ भारत की ओर। ठीक है, ये इसकी थीम है। अगर हम देखें महिला बाल विकास मंत्रालय की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये क्या करें, लोगों को जो है एक अच्छे खान पान की आदतों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। इसके लिए जो है वो जन आंदोलन और जन भागीदारी के माध्यम से वो क्या कर रही है, पोषण के मूल्य पर ध्यान देने के लिए पांचवा पोषण पखवाड़ा जो है मना रही है। तो लोगों के अंदर अच्छे खान पान की आदतें हों, ठीक है, और साथ ही साथ जो है जन भागीदारी के माध्यम से, जन आंदोलन के माध्यम से जो पोषण के मूल्य हैं उन पर लोगों के ध्यान जा सके, इसके लिए पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है मंत्रालय के द्वारा। इस वर्ष पोषण पखवाड़ा जो है 2023 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किए जाने के मद्देनजर कुपोषण से निपटने के लिए एक उपयोगी उपकरण के रूप में श्री अन्ना सभी, ठीक है, अनाजों, ध्यान रखिएगा यहाँ पे गलत लिखा, आजो नहीं है, अनाजों की मांग को बढ़ावा देने पर भी केंद्रित है। जैसा कि आपको पता है 2023 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के रूप में।
और इसी के रूप से समझे, इसी को मद्देनजर रखते हुए कुपोषण की जो समस्या है उससे निपटने के लिए एक उपयोगी उपकरण के रूप में श्री अन्ना सभी अनाजों की मांग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है इस साल का पोषण पखवाड़ा। ठीक है, अगर हम बात करें 15 दिनों तक ये पखवाड़ा मनाया जाता है, मार्च महीने में पोषण पखवाड़ा। ठीक है, मार्च में 15 दिनों तक मनाया जाता है। और जैसा कि आपको पता है, हम लोगों ने बात किया था पिछले मतलब सितंबर वगैरह की बात करें तो सितंबर माह में जो है हर समय जो है हर वर्ष सितंबर माह में देश भर में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में जो है सितंबर माह को मनाया जाता है। तो पहला सप्ताह जो है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह होता है, सितंबर माह जो है राष्ट्रीय पोषण माह होता है और इस दौरान लोगों को पोषण संबंधित जागरूकता फैलाने के लिए सरकार के द्वारा ये कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये जो सप्ताह है ये इंपॉर्टेंट है कि पखवाड़ा जो मनाया गया 20 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक। ठीक है, आइए अगली बात करते हैं हम की एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। कौन बने हैं दोस्तों? ये बन गए हैं, देखिए, राफेल नडाल, रोहन बोपन्ना, एंडी मरे या फिर नोवाक जोकोविच। करेक्ट आंसर इस बी है, रोहन बोपन्ना जो है ये एटीपी मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप इनकी तस्वीर देख सकते हैं। इन्होंने देखा जाए रोहन बोपन्ना जो है ये एटीपी मास्टर 1000 का खिताब जीतने वाले ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं। इन्होंने किस उम्र में ये खिताब जीता? तो 43 ईयर्स। ठीक है, 43 ईयर्स के हैं ये बोपन्ना और इन्होंने इनके जो जोड़ीदार थे जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार है जिनका नाम है मैथ्यू एबडन। ठीक है, इनके साथ मिलकर के इन्होंने कौन सा खिताब जीता टाइटल? तो इंडियन वेल्स मास्टर टेनिस का मेंस डबल का टाइटल इन्होंने जीता है और इसी टाइटल के जीतने के साथ ये सबसे ओल्डेस्ट टेनिस प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने एटीपी मास्टर 1000 का टाइटल जीता है। इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है दोस्तों? रोहन बोपन्ना ने। तो इसके तरह जो है कनाडा के एक थे डैनियल नेस्टर, उनको इन्होंने पीछे छोड़ा है। डैनियल नेस्टर की बात करें तो इन्होंने 2015 में सिंसिनाटी मास्टर में 42 साल की उम्र में सबसे जो है की उम्र में सबसे उम्रदराज ये चैंपियन बने थे, लेकिन अब रोहन बोपन्ना बन गया 43 इयर्स की एज में। ठीक है, यहाँ पे कुछ और भी तथ्य दिए हुए हैं जो आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, जैसे कि सर्बियाई वैज्ञानिकों ने टेनिस स्टार खिलाड़ी के नाम पर बिटल का नाम रखा है क्या? नोवाक जोकोविच दोस्तों सर्बिया के हैं ये और सर्बियाई वैज्ञानिक ने एक बिटल है उसका नाम जो है इन्हीं के नाम पर रखा है। वही देखिए रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं कौन दोस्तों? जयदेव। ठीक है, उनादकट। वही अगला है भारतीय टेनिस स्टार खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय टेनिस से संन्यास ले लिया है, क्या नाम है दोस्तों? सानिया मिर्जा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड तथ्य थे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम अपने अगले प्रश्न की और हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस शहर ने भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सिविल 20 के प्रारंभिक बैठक की मेजबानी की है? तो सिविल 20 के प्रारंभिक बैठक की मेजबानी किस शहर ने किया है भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों ये क्या है? नागपुर, महाराष्ट्र का शहर नागपुर ने किया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें जो C20 ठीक है सिविल 20 G20 सचिवालय के तहत काम करने वाले एक इंगेजमेंट समूह है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा C20 सिविल 20 क्या है दोस्तों? तो ये जो सचिवालय है G20 के उसके तहत काम करने वाले एक इंगेजमेंट समूह है और ये क्या करता है? तो जितने भी जो सिविल सोसाइटी संगठन है और जो गैर सरकारी संगठन है यानी कि जो एनजीओ हैं उन एनजीओ के विभिन्न मुद्दों पर जो अपनी चिंताएं रहती है, जो विचार मंथन रहता है, उनके लिए एक मंच प्रदान करता है C20। ठीक है, ये द्विदिवसीय बैठक हुआ था, 2 दिनों तक ये बैठक था। इसका उद्घाटन देखिए नागपुर के जो रेडिसन ब्लू होटल में माता अमृतानंदमयी की अध्यक्षता में किया और साथ ही साथ देखा जाए जो उप मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस उन्हीं की उपस्थिति में इसका उद्घाटन किया गया था। इंसेप्शन मीटिंग में बात करें तो सिविल 20 के लिए किए गए 14 अलग अलग विषयों पर जो है चर्चा की गई। इसके अलावा भी देख लीजिए G20 की अध्यक्षता के तहत भारत की अध्यक्षता के तहत जो श्रम 20 हुआ था वो उसके बारे में बात कर लीजिए। तो भारत की G20 अध्यक्षता में श्रम 20 को 2 दिनों की जो बैठक थी, श्रम 20 की 2 दिनों की बैठक थी जिसका आयोजन अमृतसर में किया गया था। तो पंजाब के अमृतसर में जो है श्रम 20 की बैठक का आयोजन किया गया। ठीक है, इसमें देखा जाए तो G20 देशों के जो श्रमिक संघों के प्रतिनिधि हैं उन्होंने भाग लिया। विशेषज्ञों ने श्रमिक नेता श्रम संबंधी मुद्दों पर समाधान पर विचार विमर्श किए इस बैठक के दौरान। सम्मेलन में देखिए देश का जो सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है जिसका नाम है भारतीय मजदूर संघ, उसने भी जो है भागीदारी की है।
ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की अध्यक्षता में G20 की अध्यक्षता में स्वर्ण 20 जो बैठक हुई थी वो कहाँ, अमृतसर में हुई है। और अगर आपसे सिविल 20 की बैठक कहाँ हुई थी, ये हुई है दोस्तों नागपुर में हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि संयुक्त अरब अमीरात की ठीक है एमआर भारत में कहां पर एक मेगा मॉडल परियोजना शुरू करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। तो देखिए ये संयुक्त अरब अमीरात की एक रियल एस्टेट कंपनी है एमआर, और ये भारत में एक मेगा मॉडल परियोजना है उसको शुरू करने वाली पहली विदेशी कंपनी बन गई है। कहां पे दोस्तों, तो ये कश्मीर में। ठीक है, तो कश्मीर का शहर है नागपुर, माफ करिए श्रीनगर, वहां पे एक मेगा मॉल बनाया जा रहा है और उसी में ये निवेश कर रही है। तो ये दुबई स्थित रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी जिसका नाम है एमआर, और ये श्रीनगर में 10 लाख वर्ग फुट में फैला एक मेगा मॉल में निवेश करने वाली पहली जो है विदेशी कंपनी बन गई है। तो श्रीनगर में ध्यान रखिएगा, एक 10 लाख वर्ग फुट में एक मेगा मॉल परियोजना शुरू की गई है और उसमें निवेश करने वाली पहली विदेशी कंपनी कौन सी बनी है दोस्तों, तो ये दुबई स्थित रियल एस्टेट कंपनी है जिसका नाम है एमआर। ठीक है, यहाँ पे जो आधारशिला रखी गई है ये उसका उद्घाटन देखिए किसकी, आधारशिला जो रखी गई है वो जो कश्मीर के गवर्नर हैं, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शहर के समोरा इलाके में दुबई के एमआर ग्रुप द्वारा बनाए जाने वाले श्रीनगर के मेगा मॉल की आधारशिला रखी है। ठीक है, यह मेगा मॉल बात करें दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर में पहला महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष निवेश है, विदेशी निवेश एफडीआई। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये जम्मू कश्मीर का, ये पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। ठीक है, इस मॉल की बात करें, यह मॉल जो है 2 लोगों के संयुक्त रूप से विकसित किया जा रहा है। जैसे कि एक आपका दुबई का जो रियल एस्टेट कंपनी है एमआर, और दिल्ली स्थित एक रियल एस्टेट फर्म है जिसका नाम है मेगा वेब्स बिल्टेक। ठीक है, इन दोनों का ही ये एक संयुक्त उद्यम है और ऐसा माना जा रहा है कि मॉल जो बन रहा है ये 2026 तक जो है ये परिचालित होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। अब आइए कुछ और भी तथ्य देख लेते हैं जो अन्य शहरों से संबंधित है। जैसे कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर परियोजना का उद्घाटन किया गया, कहां दोस्तों, चंडीगढ़ में किया गया। ठीक है, वहीं देखिए पहला होम्योपैथिक अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है, कहां किया गया है, दुबई में किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहला होम्योपैथिक अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन था जो कि यूएई के शहर संयुक्त अरब अमीरात के सबसे बड़े शहर यूएई में इसका आयोजन किया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं आज के अपने लास्ट एमसीक्यू की, कि कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, जी कृष्ण कुमार, ललित कुमार गुप्ता, अश्वनी कुमार या फिर दीपक मोहंती। करेक्ट आंसर इस बी है, ललित कुमार गुप्ता को कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का सीएमडी नियुक्त किया गया है, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ललित कुमार गुप्ता। ठीक है, क्या बनाया गया दोस्तों, भारतीय कपास निगम लिमिटेड के ये नए सीएमडी बनाए गए हैं। अगर हम बात कर लें कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो ध्यान रखिएगा ये एक सरकारी एजेंसी है। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसी है ये, और ये कपास का जो व्यापार, खरीद और निर्यात से संबंधित गतिविधियों में लगी हुई है। ठीक है, इसकी जो स्थापना दोस्तों 1970 में की गई थी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब बात करेंगे किसके बारे में दोस्तों, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये आपका फैक्ट्स ऑफ द डे। देखिए सबसे पहला आज हमें फैक्ट दिख रहा है वो है दिवस, और हम ये देख रहे हैं कि 21 मार्च को देखिए कितने सारे दिवस मनाए गए। देखिए 21 मार्च को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो ये 3-4 दिवस जो है वो एक ही साथ मनाए जाते हैं, वो मनाए जाते हैं 21 मार्च को। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि विश्व गौरैया दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। अगला है 2023 का विश्व जल पुरस्कार प्रदान किया गया, किसे किया गया, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण को प्रदान किया गया। अगला है हाल ही में पाक जल डमरू मध्य को, ठीक है, पाक जल डमरू मध्य को सबसे तेजी से 5 घंटे 40 मिनट में तैरकर पार करने वाले भारतीय व्यक्ति बने हैं कौन, संपन्न रमेश। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप खोलेंगे एटलस। ठीक है, एटलस खोलिए, देखिए कि पाक जल डमरू मध्य कहाँ है, पाक स्ट्रेट कहाँ है, और आप मुझे बताइए पाक स्ट्रेट किसको किसको जोड़ता है, किसको किसको अलग करता है, कहाँ इसकी स्थिति है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वही देखा जाए लक्जर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे किया गया है, विराट कोहली को किया गया है। नेक्स्ट है टाइम मैगजीन ने 2023 हेतु
दुनिया के 50 सबसे महान स्थानों की अपनी वार्षिक सूची में भारत के 2 स्थानों को शामिल किया है। कौन दोस्तों? लद्दाख और मयूरभंज। मयूरभंज उड़ीसा का ये शहर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 5 फैक्ट्स आपके लिए स्टार है, कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। जिन्हें अच्छा लगा वो लाइक करें और शेयर भी करें। और इतना ही नहीं, जो मैंने क्वेश्चन आंसर के दौरान, डिस्कशन के दौरान जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, ठीक है। बाकी डेली करंट अफेयर का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और लग जाइए अपनी प्रिपरेशन में। शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। चलिए फिर मिलेंगे हम अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों बाय। हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।